स्वागत है आज के इस गहन विश्लेषण में। मतलब आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विज्ञान की किताबों से लेकर हमारी रसोई और खेतों तक हर जगह फैला हुआ है। बिल्कुल। और हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत है वो काफी विस्तृत है। हाँ, ये कक्षा 7 के विज्ञान अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण पर आधारित एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास सामग्री है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ किताबी परिभाषाएं रटना नहीं है। सही कहा। अक्सर विज्ञान को ना एक बहुत ही नीरस और मुश्किल विषय मान लिया जाता है। हाँ, मतलब छात्रों को लगता है कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में उन खतरनाक रसायनों के बीच होता है। लेकिन आज हम उसी सोच को बदलेंगे। हम ये समझेंगे कि नींबू खट्टा क्यों होता है, या फिर साबुन को छूने पर वो चिकना क्यों लगता है। हम इस मास्टर क्लास के जरिए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस हमें उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अम्लों की, यानी एसिड्स की। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि स्वाद में खट्टे लगने वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड होता है या दही में लैक्टिक एसिड होता है। एकदम सही। लेकिन इस स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझाया गया है, प्राकृतिक अम्लों और खनिज अम्लों के बीच का अंतर। हाँ, प्राकृतिक अम्ल यानी नेचुरल एसिड्स और खनिज अम्ल मतलब मिनरल एसिड्स। जी, ये सिर्फ किताबों में रटने वाली बात नहीं है। ये विभाजन असल में ये बताता है कि कोई रसायन कितना आक्रामक हो सकता है। देखिए, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं वो पौधों और जानवरों से मिलते हैं। मतलब वो कार्बनिक होते हैं। बिल्कुल। और इसलिए वो कमजोर होते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खनिज अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, जो पृथ्वी के खनिजों से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। हाँ, वो अकार्बनिक होते हैं और बहुत ज्यादा संक्षारक यानी करोसिव होते हैं। जब ये पानी के संपर्क में आते हैं तो बहुत तेजी से अपने आयंस छोड़ते हैं। अच्छा, तो इसी तेजी के कारण वो किसी भी सतह के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। एकदम सटीक। चाहे वो धातु हो या इंसान की त्वचा, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उद्योगों में या बैटरी बनाने में इन्हीं का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर प्राकृतिक अम्ल कमजोर होते हैं और उन्हें खाना सुरक्षित है, तो अक्सर डेंटिस्ट ये क्यों कहते हैं कि ज्यादा नींबू पानी पीने से दांत खराब हो सकते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमारी वैज्ञानिक सोच काम आती है। देखिए, प्राकृतिक का मतलब हमेशा हानि रहित नहीं होता। हाँ, मतलब है तो वो भी एक एसिड ही ना। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में प्राकृतिक अम्ल भले ही खनिज अम्ल से कमजोर हो, लेकिन उसका मूल स्वभाव तो चीजों को गलाना ही है। हमारे दांतों का इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो जब वो लगातार साइट्रिक एसिड के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो धीरे धीरे रासायनिक क्षरण शुरू हो जाता है। मतलब समय और लगातार संपर्क यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। कमजोर अम्ल भी अगर बहुत लंबे समय तक दांतों पर लगा रहे तो भारी नुकसान कर सकता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। अब अम्लों की इस आक्रामक प्रकृति को देखकर एक और बात समझ आती है, प्रकृति इन अम्लों को संतुलित कैसे करती है? और यहीं पर क्षारक यानी बेसिस की एंट्री होती है। हाँ, अम्लों के ठीक उल्टे। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी बनावट। बिल्कुल। इन्हें छूने पर एक साबुन जैसी चिकनाहट महसूस होती है, और वो चिकनाहट कोई आम बात नहीं है। मतलब वो कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ, इसे साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। जब कोई मजबूत क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी त्वचा के संपर्क में आता है, तो वह हमारी त्वचा पर मौजूद प्राकृतिक तेलों के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, तो मतलब वो क्षारक खुद चिकना नहीं है, बल्कि वो हमारी त्वचा के तेल को साबुन में बदल रहा है। एकदम सही समझे आप। अगर हम अम्ल और क्षारक की तुलना करें, तो अम्ल हमेशा प्रोटॉन देने के लिए बेताब रहते हैं और क्षारक उन्हें लेने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जी, चाहे चूने का पानी हो या कपड़े धोने का सोडा या फिर पेट की गैस दूर करने वाली दवाएं, जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं, ये सब क्षारक हैं जो अम्लों के असर को कम करते हैं। तो जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में टकराते हैं तो असल में होता क्या है? यह इस मास्टर क्लास का सबसे अहम हिस्सा है। जब एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षारक मिलते हैं तो वे एक दूसरे को खत्म नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उदासीन कर देते हैं। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसके नतीजे में लवण यानी सॉल्ट
और जल बनते हैं। और साथ ही बहुत सारी ऊष्मा या हीट भी निकलती है। हाँ, क्योंकि पुराने रासायनिक बंधन टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं। यहाँ छात्रों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हाँ, वो नमक वाली बात ना। जी, आम बोलचाल में लवण या नमक का मतलब लोग सिर्फ वही सफेद पाउडर समझते हैं जो हम खाने में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड। लेकिन विज्ञान की दुनिया में लवण तो एक पूरी श्रेणी है, एक पूरी कैटेगरी है। बिल्कुल सही। खाने वाला नमक सिर्फ एक उदाहरण है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है। और हमारी रसोई में जो बेकिंग सोडा है वो भी तो एक लवण ही है। हाँ, और दीवारों की पेंट में मौजूद रसायन या कई दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो भी लवण के रूप में ही होती हैं। उदासीनीकरण हमारी जिंदगी में हर जगह हो रहा है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरे सामने कोई अनजान रसायन रखा हो तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो अम्ल है या क्षारक? हर चीज को चखकर या छूकर देखना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, वो तो सीधा मौत को दावत देना है। इसीलिए विज्ञान में सूचक यानी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूचक एक तरह के रासायनिक जासूस होते हैं जो अपना रंग बदल कर बताते हैं कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय। हाँ, और इनमें सबसे मशहूर नाम है लिटमस। अरे हाँ, लिटमस पेपर स्कूलों के प्रयोगशाला में सबने देखा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये लिटमस असल में लाइकेन नाम के एक प्राकृतिक जीव से निकाला जाता है जो फंगस और शैवाल का एक सहजीवी रूप है। ये तो प्रकृति का अपना चमत्कार है। लेकिन सिर्फ लिटमस ही क्यों? हमारे घरों में भी तो ऐसे कई प्राकृतिक सूचक हैं। बिल्कुल, हल्दी इसका सबसे बेहतरीन और आम उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा है, जब किसी सफेद शर्ट पर सब्जी का दाग लग जाता है तो वो पीला दिखता है। क्योंकि हल्दी अम्लीय और उदासीन माध्यम में पीली ही रहती है। लेकिन जैसे ही हम उस दाग पर साबुन रगड़ते हैं, और हमने अभी बात की थी कि साबुन एक मजबूत क्षारक है। हाँ, तो वो पीला दाग तुरंत गहरे लाल या भूरे रंग में बदल जाता है। एकदम सही। और ये कोई जादू नहीं है। हल्दी के अणु क्षारक के संपर्क में आते ही अपने रासायनिक ढांचे को बदल लेते हैं, जिससे उनका रोशनी सोखने का तरीका बदल जाता है। और फिर जब हम उसे बहुत सारे पानी से धो देते हैं तो क्षारक बह जाता है। माध्यम फिर से उदासीन हो जाता है और दाग वापस पीला पड़ जाता है। कमाल है। गुड़हल के फूल का अर्क भी तो ऐसा ही करता है ना? हाँ, चाइना रोज वो अम्लीय माध्यम में गहरा गुलाबी या मजेंटा हो जाता है और क्षारकीय माध्यम में हरा हो जाता है। ये जानना बहुत रोमांचक है कि प्रकृति ने रसायनों की पहचान के लिए कैसे अलार्म सिस्टम बनाए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब हम इन सब चीजों को कागज पर रासायनिक अभिक्रियाओं या केमिकल रिएक्शंस के तौर पर लिखते हैं तो छात्रों में अक्सर एक डर बैठ जाता है। मैं एक शिक्षिका होने के नाते इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसीलिए इस स्रोत में एक बहुत ही प्रभावी तरीका बताया गया है। वर्ड इक्वेशंस या शब्द समीकरणों का इस्तेमाल। जी, सीधे जटिल रासायनिक सूत्र लिखने से बच्चों के दिमाग में एक डर पैदा हो सकता है। मतलब सीधे HCl + NaOH लिखने के बजाय? हाँ, उसके बजाय अगर हम शब्दों में लिखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर साधारण नमक और जल बनाते हैं, तो ध्यान रटने से हटकर इस बात पर चला जाता है कि असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। बुनियादी ढांचा समझना ज्यादा जरूरी है, बाद में उसे प्रतीकों में बदलना बहुत आसान हो जाता है। पर क्या सिर्फ शब्द समीकरणों से काम चल जाएगा? प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अंततः सूत्र ही काम आते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन शब्द समीकरण एक सीढ़ी की तरह हैं। वे नींव को इतना मजबूत कर देते हैं कि जब छात्र सूत्रों तक पहुंचते हैं तो उन्हें रटना नहीं पड़ता, वे तार्किक रूप से समझ आने लगते हैं। और जब ये तार्किक समझ आ जाती है तभी हम इन किताबी बातों को असली जिंदगी से जोड़ पाते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। बिल्कुल। मिट्टी के उपचार का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, आजकल ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में खेतों में बहुत सारे रासायनिक खाद डाले जाते हैं और उनके लगातार इस्तेमाल से मिट्टी का pH स्तर बहुत गिर जाता है, मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है और फिर पौधों की जड़ें पोषक तत्वों को सोख नहीं पाती, पूरी फसल खराब हो सकती है। तो किसान क्या करते हैं? वे खेतों में बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, जो कि बहुत मजबूत क्षारक होते हैं। हाँ, ये बड़े पैमाने पर होने वाली उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। किसान अनजाने में ही सही, लेकिन रसायन विज्ञान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ कारखानों से निकलने वाले कचरे के साथ भी होता है। उस कचरे में बहुत खतरनाक अम्ल होते हैं। अगर उसे सीधे नदियों में बहा दिया जाए तो पानी का pH गिर जाएगा और सारी मछलियां मर जाएंगी। पूरा का पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है। इसीलिए नियमों के तहत ये जरूरी है कि उस कचरे में पहले क्षारक मिलाकर उसे उदासीन किया जाए। ये विज्ञान का वो रूप है जो हमारी पृथ्वी को बचा रहा है। अब अगर हम परीक्षा के नजरिए से बात करें,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी बोर्ड या प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है। स्रोत में भी कहा गया है कि एनसीईआरटी के एंड टेक्स्ट और पाठ के अंत वाले सवालों को लाइन बाय लाइन समझना जरूरी है। बिल्कुल, प्रश्नों की प्रकृति को समझना एक कला है। जैसे 1 नंबर वाले सवालों में सीधा सटीक जवाब चाहिए, और 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूरी प्रक्रिया समझानी होती है, उदाहरण के साथ। हाँ, जैसे उदासीनीकरण की प्रक्रिया। और आम गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। कई बार छात्र परीक्षा के दबाव में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे लिटमस के रंग बदलने का क्रम। जी, और यहीं पर मेमोरी पॉइंट्स और शॉर्ट ट्रिक्स काम आते हैं। जैसे वो BRB वाली ट्रिक है ना, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एकदम सही। अगर ये याद है तो अम्ल का प्रभाव अपने आप उल्टा हो जाएगा, नीले को लाल। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इन शॉर्ट ट्रिक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से हम वापस उसी रटने वाली संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। ट्रिक्स का काम अवधारणा को बदलना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर याद करने में मदद करना है। मतलब अगर बुनियादी समझ ही नहीं है तो BRB ट्रिक किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर समझ पक्की है तो ये ट्रिक परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है। सही बात है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये साफ है कि रसायन विज्ञान सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। अम्लों की संक्षारक शक्ति और क्षारकों की चिकनाहट हमारे जीवन के हर हिस्से में काम कर रही हैं। हाँ, और जब ये मिलते हैं तो उदासीनीकरण का प्रक्रिया होती है। सूचकों का रंग बदलना हमें बिना खतरे के रसायनों की पहचान कराता है। खेतों को उपजाऊ बनाने से लेकर नदियों को जहरीला होने से बचाने तक ये सिद्धांत लगातार काम कर रहे हैं। आज हमने उन रसायनों को समझा जिन्हें हम रोज देखते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जरा सोचिए, हमारे इस विशाल महासागरों में या हमारे शरीर की एक एक कोशिका के भीतर और ऐसे कौन से अदृश्य रासायनिक संतुलन काम कर रहे हैं जो बस एक सही सूचक के संपर्क में आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी सच्चाई हमारे सामने आ सके। बिल्कुल, विज्ञान का सफर सवालों के खत्म होने पर नहीं, बल्कि हमेशा नए सवालों के शुरू होने पर आगे बढ़ता है। बहुत ही शानदार विचार। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर जुड़ेंगे।